आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। नरेंद्र मोदी कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आ रहा है, उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। दिस इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया। नकारात्मक सोच रखने वाले राहुल गांधी जी क्या आतंकवाद की कमर तोड़ना या आतंकवादियों को बिरयानी खिलाना, आतंकवादियों को समझौता करना, इसको गद्दारी माना जाए। राहुल गांधी की जमीन पैर के तले खिसक चुकी है देश के अंदर, और अब वो कांग्रेस रहा नहीं। मोदी जी हर संकट में देश के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी रहे। कांग्रेस इटली से स्कैम लेकर आई थी, भ्रष्टाचार लेकर। मोदी जी ने भारत को इटली की साझेदारी दी है। फर्क साफ है। एक जमाने में इस इटली का नाम सुनते कांग्रेस के नेताओं पर माथे पर पसीना आता था। From the Melody team. कांग्रेस पार्टी इस समय जनता के द्वारा नकारी हुई रिजेक्टेड लोग हैं, रिजेक्टेड नेता हैं, रिजेक्टेड पार्टी है, और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ही बोल रही है। जो उनकी नाकामियां उनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, उसके कारण से उनके मुंह से ऊल जलूल बातें निकल रही है। तो सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हमला और तू तड़ाक वाली भाषा किस स्तर तक जाएगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करना राहुल गांधी की पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है या हार के खुन्नस? भारत के प्रधानमंत्री की मेलोडी जैसी सॉफ्ट डिप्लोमेसी से ऐतराज क्यों है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी से कुशाग्र सक्सेना साहब जुड़ रहे हैं, मलूक नागर साहब आरएलडी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और शौर्या सिंह साहब समाजवादी पार्टी से, और कुछ ही देर में प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत में कुशाग्र सक्सेना जी आपसे करना चाहूंगा। प्रतिपक्ष का ये काम है कि वो सरकार को मुश्किल सवाल पूछे, सरकार को जवाबदेह ठहराए, लेकिन ये जो तू तड़ाक की भाषा है कि कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री आएगा फिर जनता के सामने रोएगा, क्या ये भाषा नेता प्रतिपक्ष को शोभा देती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस प्रश्न के जवाब को एक तरीके भाजपा की तरीके से मैं देना चाहूँगा। बात इस टाइम यहाँ पे भाषा की मर्यादा की नहीं है, बात है यहाँ पे युवाओं के फ्रस्ट्रेशन की, देश के फ्रस्ट्रेशन की, देश में हर सेक्शन हर वर्ग के एक फ्रस्ट्रेशन की, जहाँ युवाओं का भविष्य लगातार नीलाम हो रहा है। आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं, बेरोजगारी का स्तर 15.2% पे पहुंच जाता है, और 2019 में भी 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा था, जहां पे लगातार हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिर रहा है। एफआईआई का आउटफ्लो 2 लाख करोड़ रुपए लगभग हो जाता है। मेरे देश में लगातार पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, जबकि जब कच्चा तेल सस्ता था तब भी कोई रियायत नहीं दी गई थी। ऐसे में जब किसान आंदोलन करता है, युवा आंदोलन करता है, सबको आतंकवादी बोल दिया जाता है, सबको देशद्रोही बोल दिया जाता है। आखिर भाजपा को, संघ को, प्रधानमंत्री को इतनी दिक्कत क्या है इस लोकतंत्र से? नेता प्रतिपक्ष ने, राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, वो बयान किसी को व्यक्तिगत नहीं बोला। एक तो इन्हें बड़ा शौक है,
हर चीज अपने ऊपर व्यक्तिगत ले जाने की। भाई आप प्रधानमंत्री हैं, ये बयान जो दिया गया है वो प्रधानमंत्री के रवैये को दिया गया है। नहीं तो प्रधानमंत्री कौन है? रील आप देखने को कह मिल रहे रही हैं, है आप जहां कह रहे नीट के बच्चों ने आत्महत्या कर ली, अगर जब पेपर लीक हो जाता है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री गद्दार है, गृह मंत्री गद्दार है, कुछ दिनों बाद आएगा फिर रोएगा। ये मैं इस भाषा शैली की बात कर रहा हूं। आपने जितने भी मुद्दे उठाए, चाहे वो नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया, चाहे एफआईआई अपना पैसा निकाल रहा वो मुद्दा उठाया, एफडीआई नेगेटिव है वो मुद्दा उठाया, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा उठाया, बिल्कुल सही है। मैं भाषा शैली की बात कर रहा हूं। भाषा शैली की बात तो मैं आपको क्लियर स्पष्ट तरीके से बता सकता हूं। लगातार आप भाजपा के प्रवक्ताओं के, भाजपा के नेताओं के अगर स्टेटमेंट निकालेंगे तो भाजपा शैली से तो आपको जज हो जाएगा कि भाजपा की भाषा शैली किस तरीके की है। फिर भी नेता प्रतिपक्ष ने बड़ी सम्मानित और मर्यादित भाषा में बोला है। ये बोला क्यों है? देखिए, भाषा शैली की बात सब कर रहे हैं, क्या उसके पीछे देश के गुस्से की कोई बात कर रहा है? नीट के बच्चों का पेपर लीक हुआ, आत्महत्या कर लेते हैं, किसी मंत्री प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट आया? लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, देश के मुद्दे लगातार इंपॉर्टेंस से बाहर होते चले जा रहे हैं। ये जो शब्दावली का इस्तेमाल किया है सही है। मलूक, अब ये सोच, ओके मलूक नागर साहब, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। कुशाग्र, मलूक नागर साहब, कुशाग्र का ये, मुझे 10 सेकंड दीजिए। देखिए 10 सेकंड तो दीजिए। मैं अभी आप इतनी देर से बोले, मैं अभी आ रहा हूं। कुशाग्र मैं आऊंगा आपके पास, 10 प्लीज मैं आऊंगा। आपने सारी बातें कह दी। मैं ये बोल रहा हूं कि राहुल जी ने जो जी, मेरे को सिर्फ 10 सेकंड चाहिए। नहीं, मेरे को 10 सेकंड बोलिए सर। संविधान विरोधी जो होगा, संविधान का अपमान जो करेगा, देश के मुद्दों से जिम्मेदारी लेने की बजाय जो रील बनाएगा, अगर उसके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग ना हो, वो फ्रस्ट्रेशन ना दिखाए, तो एलओपी ने बहुत अच्छा किया है। संविधान के तहत ठीक है, कुशाग्र आपकी बात आ गई। मलूक नागर साहब, चीजें करी और जनता की बात उठाई। मलूक नागर साहब, मुझे तो ताज्जुब है और बड़ी अचंभे में हूं। शॉकिंग बात है जो कांग्रेस के प्रवक्ता उनकी वकालत कर रहे हैं, उनकी तरफदारी कर रहे हैं कि ठीक कहा एलओपी ने। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि इस देश के संविधान और संसदीय परंपराओं के अनुसार एलओपी की एक जगह है, एक इज्जत है। उनके लिए भी अमर्यादित भाषा या असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और उसी तरह संवैधानिक ढांचे में देश के प्रधानमंत्री के बारे में बिल्कुल भी इस तरह की बात का प्रयोग या इन शब्दों का प्रयोग या इस तरह के शब्द बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेकिन मलूक नागर साहब, ये मुद्दे तो उठाए जाने चाहिए ना कि जो देश की आर्थिक स्थिति है, जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, जो ऑयल क्राइसिस हमारे सामने है, जो आने वाले समय में दिक्कतें हमारे सामने आएंगी, इसको लेकर तो जागते रहो का मंत्र विपक्ष देगा ना सरकार को। जागते रहो का विपक्ष मंत्र दे, बहुत अच्छी बात है, पर उसमें देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कहो, यह बहुत घटिया बात है। गद्दार और वफादार की संधि विच्छेद और उनके अर्थ अगर राहुल गांधी जी बता दें। मैं कांग्रेस से विधायक रहा और सांसद के रूप में मैं देश की संसद में 5 साल राहुल गांधी जी के साथ बैठा हूं। शब्दावली पे पकड़ नहीं है, हिंदी के शब्दों का अर्थ समझ नहीं आता है, या व्यावहारिकता में कैसे बोला जाए ऐसे बोलना नहीं आता है। कारण मुझे नहीं पता क्या है, पर अगर जो व्यक्ति देश की संसद में बाहर निकलते ही परिसर में कहते देश की इकोनॉमी डेड, ओके, अरे देश की ओके मलूक नागर साहब, आपने अपनी बात कह दी। मैं आपके पास आऊं। कुशाग्र, मेरे साथ शौर्या भी जुड़ी हुई है। शौर्या बोलिए। ओके, करिए नागर साहब, अपनी बात जल्दी कंप्लीट करिए प्लीज। जी, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी को इटली से माना कि बहुत प्यार है, इटली से माना कि लगाव है,
पर हमारा देश के प्रधानमंत्री वहां इटली के प्रधानमंत्री को इटली से और प्यार अगर की जो चॉकलेट उम्मीद या जताई मेलोडी जा रही है गिफ्ट देते और हैं जो पर्सनल रील और इटली को लेके बनाई जा रही है ना मलूक नगर जी, वो पूरा देश देख रहा है। अभी कि देखो किस बीच में तरीके बात से नहीं, बीच में देश बात को नहीं, बीच में अंधेरे बात में नहीं, झोंक के बीच वहाँ में बात मेलोडी नहीं, बांटी बीच जा में रही बात है नहीं, और बीच आप में कह बात रहे हैं नहीं, कि राहुल बीच जी में को बात इटली नहीं। से प्यार है। भाई ओके, एंकर कुशाल, साहब एक प्लीज, मिनट। एंकर साहब बीच में रोको ओके, जरा। कुशाल, एक एंकर मिनट, साहब एक बीच एक में करके रोको बात जरा। कर लीजिए। हाँ, एंकर मलूक नागर साहब, आप एंकर जल्दी साहब, करिए। मेरे एंकर साथ साहब, मेरे प्लीज साथ मेरी बात बीजेपी पूरी के करने दो। प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब भी जुड़ चुके एंकर हैं। साहब प्लीज मेरे, ओके, मलूक नागर साहब, ठीक जल्दी- है, आपकी बात आ गई सर। मैं दोबारा जल्दी आता हूं जल्दी कर आपके रहा हूँ, पास। जल्दी खत्म कर रहा हूँ, जल्दी से मैं 10 जल्दी कर सेकंड रहा हूं। आपके पास है, तो प्लीज इटली से कंप्लीट माना करिए। कि प्यार सुन सुन, नहीं मैं पूरी बात कर रहा हूं, पूरी 10 सेकंड। इटली से माना कि प्यार है, पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री अगर आपस में अच्छी बात कर रहे हैं तो तुम्हें इतना ज्यादा दिक्कत क्यों हुई कि तुमने देश के प्रधानमंत्री को गद्दार तक कह दिया? ठीक है, ये प्रश्न चिन्ह ओके, है आप प्रेम पे। शुक्ला साहब, कांग्रेस जी। पार्टी का ये कहना है कि साहब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन्हें कमजोर किया जा रहा है, वोट चोरी की जा रही है, ये सारे घटनाक्रमों को आधार बना के ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया। देखिए, संविधान की हत्या तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी 1975 में आपातकाल लगाकर। तब भी विपक्ष के तत्कालीन नेताओं में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस थे, चौधरी चरण सिंह थे, बाबू जगजीवन राम थे। किसी ने जो है श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। 10,000 सिखों का नरसंहार कर दिया गया, तब भी किसी ने श्रीमान राजीव गांधी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। ये हार की हताशा है। वोट चोरी कहीं नहीं हो रही है। वोट चोरी तब होती थी जब मौलाना आजाद रामपुर से चुनाव हार गए, लेकिन श्रीमान नेहरू ने फोन करके डीएम से कहा कि आप जो है ना मौलाना आजाद को जिता दो। ये तो डाका था साहब, सीधा सीधा। इस डाके के बावजूद किसी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को गद्दार नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, जबकि एडविना के चरणों में वो लौटते रहे तब भी उनको किसी ने गद्दार नहीं कहा। तो श्रीमान राहुल गांधी हार की हताशा से कुंठा के ऐसे भयंकर शिकार हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी अब उनके मुंह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्दों के अलावा कुछ निकलता ही नहीं। ओके, मुझे एक मिनट में आता हूं। कुशाल, मेरे साथ शौर्या भी जुड़ी हुई है। आ रहा प्रेम शुक्ला साहब। प्रेम शुक्ला साहब क्यों चीख रहे हैं? ओके, क्यों चीख रहे हैं ये साहब? जी एक मिनट में आ रहा हूं। ये चीख कौन रहे थे जनाब? मैं जाना नहीं कौन। नहीं, मैं बताता हूँ। क्यों चीख रहे हैं? क्यों दौरे पड़ रहे हैं इनको? जी दौरे तो बीजेपी वालों को पड़ रहे हैं आजकल, क्योंकि समझ नहीं आ रहा क्या करें। अर्थव्यवस्था चौपट जो कर दी, देश का बुरा हाल कर दिया है। हाँ, वो दौरे दिख रहे हैं अभी जो दर्शक देख रहा होगा उसको समझ में आ रहा था कि किसको रक्तचाप का दौरा किसको पड़ा है। वो दौरे आपके भी दिखते हैं, बीजेपी के भी दिख रहे हैं दौरे। इलाज करा लीजिए महाराज। आप देश के फ्रस्ट्रेशन को, देश की जो मुसीबतें हैं उनको दौरों का नाम देना चाहते तो दीजिए, आपको सुहाता होगा। रक्तचाप बढ़ जाएगा, मस्तिष्क की नसें फट जाएंगी, लस्सी पीजिए, छाछ गले की भी नसें आराम में है ही। जनता की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस का पहली जो यही धाराशाही हो जाए। आके थोड़ा मैं नहीं चाहता कि न्यूज नेशन के जनता का गुस्सा जो है चैनल पर जो है आपको पता लगेगा, कांग्रेस का प्रवक्ता भी धाराशाही मिल जाए, धूल धूसरित हो जाए। मैं नहीं चाहता। ठीक है शौर्या, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ठीक है प्रेम शुक्ला साहब, शौर्या मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप पॉलिटिकल अपोनेंट हो सकते हैं, आप देश के जरूरी मुद्दों को उठा सकते हैं, आम आदमी को जिससे दिक्कतें हो रही है उन मुद्दों को उठा सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे रहते हैं उन्हें भाषा की मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए? शौर्या, पदों पे जो भी व्यक्ति आज विराजमान है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको अपने शब्द की मर्यादा बिल्कुल रखनी चाहिए और उन लोगों के ऊपर भी निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि साध्वी प्रज्ञा जी हैं, उन्होंने कहा था गोडसे को उन्होंने देशभक्त बताया। हमारी आज संवैधानिक पद पे बैठी है सांसद हैं कंगना रनौत जी, उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट जब हो रहा था वहां की महिलाओं को उन्होंने कह दिया था कि ये तो 100-200 रुपए लेकर के ये महिलाएं बैठी। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने तो संविधान को तार तार कर दिया। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इस
जोश से और सब कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनको ये कह रहे हैं कि आप यही धराशाही हो जाएंगे चैनल पे, तो ये सत्ता की गर्मी है और ये सत्ता का भाषा है। आप प्लीज ऐसे किसी टॉपिक पे आप बोलिए जो जनता सुनना चाहती है, जो जनता सवाल पूछ रही है उसका जवाब आप दीजिए। लोगों की भाषा को पकड़ना, लोगों की भाषा शैली को पकड़ना, और आपके बिल्कुल होगी, बिल्कुल पीड़ा होगी, क्योंकि ये आपका अहंकार बोल रहा है, ये सत्ता का अहंकार बोल रहा है, जो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा मान्यवर, और दर्द बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आज के मौके पे जहाँ जनता परेशान है, जनता के हाथ में आपने कटोरा पकड़ा करके आप मेलोडी खिला रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को शर्म जहाँ आनी चाहिए वहाँ कॉलर टाइट करके घमंड से बात कर रहे हैं, और आप बाकी विपक्षी प्रवक्ताओं को आप बोल रहे हैं कि धराशाही हो जाएंगे। तो ये आपकी मनोदशा है, ये आपकी मनोस्थिति है, ये आपका सत्ता में रहने का घमंड है और गुरूर है, शुक्ला साहब जो बहुत जल्दी टूटने वाला है। आपसे मर्यादा मुझे नहीं सीखनी है शौर्या जी, मैं मर्यादा आपको सिखा भी नहीं पाऊंगी, शौर्या जी, मर्यादा मैं आपको सिखा भी नहीं पाऊंगी। आपका बॉडी लैंग्वेज ही बता रहा है कि आप कितने मर्यादित व्यक्ति हैं। मर्यादा मुझे आपको सिखाना भी नहीं है। नत्थू कह रहे मर्यादा पर देने लगे जो है बड़े बड़े ये है इनके रमेश जी, ये है ये भारतीय जनता पार्टी की। मुझे बस थोड़ा सा प्रवोक करना था और देख लीजिए भाषण। मुझे लगता है कि प्रेम शुक्ला साहब, शौर्या जी, अगर हम लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? हमें एक दूसरे का सम्मान करना ही पड़ेगा। ओके, मैं कुशाग्र एक बात कहना चाहता हूँ। कुशाग्र, आज सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मैं आ रहा हूं मलूक नागर साहब, मैं आ रहा हूं। कुशाग्र, एक मिनट में आ रहा हूं। कुशाग्र, आज पीयूष गोयल साहब ने कहा कि 58 एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिन सीईओ से मिले हैं उनका वैल्यू जो है वो $3 ट्रिलियन के आसपास है। अब ये किस संदर्भ का मुझे नहीं पता, उन्होंने एग्जैक्टली ये वर्ड बोला था। आप एआई, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, सिक्योरिटी, डिफेंस पार्टनरशिप, ट्रेड, एक्सपोर्ट, सब पे समझौते कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट हो रही हैं, और आपको सिर्फ मेलोनी और मेलोडी दिखाई दे रहा है। देखिए रमेश जी, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो, और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात ये लोग 2014 से लगातार कर रहे हैं। अगर उन इन्वेस्टमेंट्स के साथ देखें तो हमें यह भी देखना चाहिए कि यूएस ट्रेड डील में इन्होंने क्या करा। ये वही सरकार है जो 20 साल का टैक्स फ्री हॉलिडे देने की बात करती है फॉरेन कंपनीज को। उसका कितना बेनिफिट ये मेरे देश के युवाओं को देंगे, उसके बावजूद आज देश में 15.2% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, क्योंकि मोदी जी तो कह देते हैं कि नाले से गैस बना के चाय बना लो, उधर से पकोड़े तल लो, इनको इसके अलावा तो कुछ दिखा नहीं देता। रील एक्सपर्ट तो वो खुद है, तो सारे युवाओं को वो बोलते हैं रील बनाओ, क्योंकि अगर इनसे पूछो रोजगार दे दो तो मोदी जी कहते हैं कि मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। किसी भी बात का जवाब अगर ये देने में सक्षम होते ना, तो नॉर्वे की उस पत्रकार ने जब इनसे सवाल पूछा तो नरेंद्र मोदी जी जवाब देने की बजाय वहां से निकल गए। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो उन्होंने नहीं करी है इन 12 सालों में। देश का युवा हताश है, किसान अगर आंदोलन करता है सड़क पे उसे ये गद्दार कह देते हैं। हमने देखा था किस तरह सर्दी की रातों में किसान दिल्ली की सरहद पर बैठा था, 750 किसानों की शहादत हो गई। उन किसानों को खालिस्तानी बोला गया, आतंकवादी बोला गया। आज नीट का स्टूडेंट सड़कों पे है, क्यों सड़कों पे है? विमेन सिक्योरिटी का क्या हिसाब रह गया है? आए दिन रेप की खबरें आ रही हैं। देश की फ्रस्ट्रेशन को अगर ये लोग अभी भी मजाक में उड़ा रहे हैं और लगातार मेलोडी की रील बना रहे हैं, तो इससे ज्यादा बेशरम सरकार नहीं है कोई। कुशाग्र, ठीक है। प्रेम शुक्ला साहब, एक बात जो है, और जो एक मिनट हो गया कुशाग्र, आपकी बात आ गई, अभी प्रेम शुक्ला साहब का मौका, अभी कोई बीच में ना बोले प्लीज। भाजपा के प्रवक्ता अपना भी इतिहास देख ओके, प्रेम शुक्ला साहब, भाषा की मर्यादा का क्या होता है? प्रेम, एक मिनट। प्रेम शुक्ला साहब, ये तो आप मानेंगे ना कि इस दौर में इकोनॉमिक चैलेंजेस खड़े हैं जी, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर हो रहा है, नहीं इकोनॉमिक हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी को लेके चैलेंजेस हैं। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। यस, बहुत 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 अच्छा प्रश्न है आपका। कृपा करके मुझे बताइए 2004 से 14 के बीच में कौन सा युद्ध था? उस 2004 से 14 के बीच में मुद्रास्फीति की दर 10% से अधिक थी। डॉलर जो है उसके तुलना में मुद्रा का, रुपए का अवमूल्यन 10 वर्षों में 60% हुआ था। 60% अवमूल्यन हुआ। पेट्रोल का भाव जो है 114% और डीजल का भाव 154% बढ़ाया था।
बेरोजगारी की दर भयंकर थी। इन्होंने 1991 से 96 और 2004 से 14 के बीच में जितना रोजगार सृजित किया उससे अधिक सिर्फ जो है संगठित क्षेत्र में जो ईपीएफओ के आंकड़े हैं 2020 से 2026 के बीच में, उससे ज्यादा इनके कुल 15 वर्षों के शासनकाल की तुलना में सिर्फ 5 वर्षों में संगठित क्षेत्र में, क्योंकि ईपीएफओ में कोई कंट्रीब्यूशन तब तक नहीं करेगा जब तक किसी को एम्प्लॉय नहीं करेगा, तो ईपीएफओ के आंकड़े हैं। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मुद्रास्फीति की दर 5% से नीचे रहती तो हम महंगाई नियंत्रित करते हैं, हम रोजगार का सृजन करते हैं, हम जो है रुपए के अवमूल्यन में इनकी तुलना में जब कोई युद्ध नहीं, ये तो तब इनके अवमूल्यन ये तो आप अपनी कन्वीनियंस से कह रहे हैं ना। सिंगापुर में अगर मैं एक मोटे तौर पे जो चिदम्बरम के पुत्र को प्रेम शुक्ला साहब मोटे तौर पे जो हमारे दर्शक को समझ में आता है कि 2014 में एक्साइज ड्यूटी कितनी थी पेट्रोल और डीजल में, आज कितनी है, मोटे तौर पे ये समझ में आता है। अब आपके कन्वीनियंस से हिसाब से होता है। आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं मैं, यही बात यूपी भी करती थी कि साहब देखिए जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उन्होंने कितना परसेंटेज बढ़ाया, हमने कितना परसेंटेज बढ़ाया। आप भी वही बात कह रहे हैं। मोटे तौर पे आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी? एक सामान्य आदमी तो यही भाषा समझता है सर जी। मैंने आम आदमी को राहत है ना भाई, आम आदमी को राहत है ना जब 10% की दर से महंगाई होती है और 5% से होती है, तो 5% में राहत है कि 10% में राहत है? साफ तौर पर 5% से जब कम मुद्रास्फीति की दर होती है तब राहत हुआ करती है रमेश भाई। तो वो राहत देने का काम 80 करोड़ लोगों को अगर फूड सिक्योरिटी दी जाती है। हाँ। और यूपीए के शासनकाल में टेलीविजन चैनल के और अखबार के रिपोर्टर स्टोरी करते थे, अनाज भंडारों में सड़ जाते थे, सड़ने के बाद वो सड़े हुए अनाज को फेंकने पर खर्च होता था, लेकिन गरीब के घर में रोटी पहुंचाने का जिम्मा सरकार नहीं निभाती थी। फ्रेजाइल 5 भारत की अर्थव्यवस्था को डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में तमाम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फ्रेजाइल 5 में भारत को रखती थी। लेकिन आज कब जब एक इकोनॉमिस्ट को वो 2013 का फ्रेजाइल 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले करके भारतीयों के हक का जो धन है उसका अपहरण कर लिया गया। प्रेम शुक्ला साहब 12 लाख करोड़ ये कहना चाह रहे हैं कि आप प्लीज मुझसे सवाल मत पूछिए। देखिए उस समय कितने हालात खराब थे। आप उस समय से क्यों अपनी तुलना कर रहे हैं साहब? पूछिए ना, मैं तो उत्तर दे रहा हूं। मैं अभी आ रहा हूं मैं अभी आता हूं सर। नहीं क्यों नहीं तुलना की जाएगी भाई? प्रेम भाई हमेशा जो है विविध कालखंडों की तुलना की जाती है। प्रेम शुक्ला साहब हमारे कालखंड की तुलना की जाएगी दूसरों के कालखंड से। प्रेम शुक्ला साहब इसमें क्या गलत कर रहे हैं रमेश जी? कौन सा अपराध कर दे रहे हैं सर? मैं सुरजीत भल्ला साहब को पढ़ रहा था और अपने सुशासन को हम गिनाएं तो अपराध हो गया। मैं नहीं कह रहा, मैं सुरजीत भल्ला साहब का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। सुरजीत भल्ला साहब की तो बात मानते हैं ना सर आप? मेरे आंकड़े गलत हैं क्या? सुरजीत भल्ला साहब की बात तो मानते मैंने जो आपको आंकड़े दिए इसमें चैलेंज करने लायक कोई आंकड़े हैं क्या? सर अभी चैलेंज ये है कि जो आपका ये जो सीपीआई का डाटा आता है सर और आम आदमी को पढ़ने वाली मार में अंतर है। आई थिंक मलूक नागर साहब बता देंगे। मलूक नागर साहब जिस आंकड़ेबाजी को अर्थशास्त्री सीपीआई डब्ल्यूपीआई का नाम देते हैं। पूरी कर लेने दीजिए, 10 सेकंड और दीजिए। अच्छा बोलिए सर, बोलिए 10 सेकंड और दीजिए रमेश जी मुझे। बोलिए 10। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 6 वर्षों तक थी। उस समय जो है वृद्धि की दर 8 से 10% थी। मनमोहन सिंह की सरकार आई, हमको 4.5% वृद्धि दर पर देकर गए थे और हम 6.5% के नीचे लाए नहीं कभी। कोरोना काल में भी हम 5% से ऊपर रहते हैं। तो निश्चित तौर पर जो हमने कौन सी वृद्धि दर सर? मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन सी वृद्धि दर कह रहे हैं? पेट्रोल डीजल के प्राइसेस को नियंत्रित करने की दर, रोजगार सृजन की दर, हर चीजें हमने बेहतर की है जी। कौन सी वृद्धि दर? जीडीपी की वृद्धि दर? आर्थिक वृद्धि की दर बता रहा हूं। आर्थिक वृद्धि की दर? आर्थिक वृद्धि की दर जब अटल जी वैसे आपको ठीक करना चाहता हूं। 8% थी जीडीपी पर आर्थिक वृद्धि 8.5%। हाईएस्ट ग्रोथ रेट अभी तक 2007-8 में पाया है। हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 9% के आसपास था। हाईएस्ट ग्रोथ रेट 2007-2008 के आसपास। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था। बट ऑन एन एवरेज भी अगर आप देखेंगे सर, आप ये कह सकते हैं कोरोना काल की वजह से 1 साल एवरेज तो 5% के आसपास रहा उनका। ओके प्रेम शुक्ला साहब,
मैं इस आंकड़ेबाजी पे ना फंस के मलूक नागर साहब उनका से एक एक बात साल सिर्फ 2007-8 है। मैं आ रहा हूं उसका अभी नीचे गिरता चला गया सर, है। मेरे पास वो पूरे ईयर्स के है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, हम बहुत लंबा खींच लेंगे। मलूक नागर साहब, आप मुझे एक बात बताइए, हाँ, आप नहीं, तो पब्लिक के बीच में रहते हैं, मुझे ये बताइए, अर्थशास्त्री जो WPI और CPI के आंकड़ेबाजी करते हैं, आम आदमी को क्या वाकई जो आंकड़े हमें दिखाए जाते हैं, आम आदमी को उससे बुरा हाल है साहब आम आदमी का? हम जरूर कहते हैं साहब हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स इतना है, हमारा CPI इतना है, 6% के RBI के कंफर्ट जोन से नीचे है, लेकिन आम आदमी को उससे कई गुना ज्यादा तपिश महसूस होती है। मैं गलत कह रहा हूं मलूक नागर साहब? देखिए, एक तो आज का जो डिबेट है वो डिरेल हो रही है और टॉपिक जो है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है। तो सबसे आपकी बात का जवाब भी दूंगा। हमारे साथी आदरणीय जो सपा की प्रवक्ता हैं, उनसे मेरा एक बड़ा सीधी सी प्रार्थना है कि अखिलेश जी कभी भी ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते जिस तरह हमेशा राहुल गांधी जी कर देते हैं। तो क्या अपनी साथी पार्टी जो यूपी में दोनों एक साथ हैं और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में साथ हैं, राहुल गांधी जी का देश के प्रधानमंत्री को गद्दार कहना इन्हें स्वीकार है या अस्वीकार है? विरोध करती हैं या साथ है उनके? जहां तक बात आपकी बात है, आम आदमी का इस देश के माननीय प्रधानमंत्री इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे देते हैं और सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, इसीलिए जनाधार उनका मिलता है, इसीलिए एनडीए हमेशा जीतता है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री बैक टू बैक 4 बार मुख्यमंत्री और 3 बार बैक टू बैक प्रधानमंत्री इस देश में रहे हैं। तो उन पे प्रश्न चिन्ह लगाने का शौर्या को रिप्लाई करने दीजिए मलूक नागर साहब। शौर्या, आप जवाब दे दीजिए मलूक नागर साहब का बहुत जल्दी। जी नागर साहब, सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है। मैं आपसे जो मैंने स्टेटमेंट दिया, क्या आप बताइए गोडसे देशभक्त हैं? मैं आपसे भी जवाब चाहती हूँ। साध्वी प्रज्ञा जी का ये स्टेटमेंट है कि गोडसे देशभक्त हैं, क्या वो देशभक्त हैं? दूसरी चीज, मैं ये बहुत अच्छे से मानती हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी कभी भी ऐसी टिप्पणियां नहीं करते हैं, ना कहते हैं, और ना हम समाजवादी पार्टी के होने के नाते ना हमको अलाउ है कि हम ऐसी सारी चीजों को कह सकें। लेकिन जब बात आती है भारतीय जनता पार्टी के लोग जब खड़े हो जाते हैं, उनके किसी नेता को कुछ बोला जाता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं और एक परिवार की तरह से अब उसको डिफेंड करते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्वेश्चनिंग की जा रही है और स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, क्या वो सही है? अगर तो फिर ये स्टेटमेंट भी सही है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने इतने साल से गरीबों को इतनी रोटियां खिलाई है कि 123 हंगर इंडेक्स का जो लिस्ट होता है उसमें आज इंडिया जो है 120वें नंबर पे है हंगर इंडेक्स पे। ग्लोबल हंगर इतनी इंडेक्स रोटियां खिलाई है। ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ और बात आंकड़े की अगर आप करते हैं तो हर चीज के आंकड़े आप सामने। मैं आ रहा हूं सर। कुशाग्र सक्सेना साहब, एक बात में सबसे महत्वपूर्ण जो कहना चाहूंगा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक बड़ा क्राइसिस खड़ा है, वेस्ट एशिया का क्राइसिस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चलते। हम ये दुनिया जानती है कि हम ऑयल डिपेंडेंट देश हैं, हमें बहुत बड़े पैमाने पे ऑलमोस्ट अपना 90% में कहूँगा बाहर से आयात करना पड़ता है और उसका इम्पैक्ट हम रुपए में भी देख रहे हैं, FDI में भी देख रहे हैं, ग्राउंड में भी देख रहे हैं, इन्फ्लेशन के रूप में भी देख रहे हैं। तो ये स्थिति तो ईरान और अमेरिका वॉर की वजह से सामने आई है। तो हर चीज में सरकार को ही सीधे कटघरे में खड़ा कर देना, क्या ये सही है? देखिए रमेश जी, वॉर चल रहा है वेस्ट एशिया में, ये सबको पता है, ऐसे हालात होने भी थे। हम आज भी ये कह रहे हैं कि ठीक है, वॉर की वजह से हालात खराब होने थे, तो पहले क्यों नहीं नियंत्रण किया गया? वॉर की सुगबुगाहट और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जो थे वो लगातार ये बात बोल रहे थे। इसीलिए LOP राहुल गांधी जी ने लगातार आज से कुछ महीने पहले भी बोला था कि एक बार पुनः एक सुनामी आने वाली है, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तेल बढ़ेगा। उसके लिए भाजपा ने और मोदी सरकार ने कोई भी नियंत्रित कदम नहीं उठाने जरूरी समझे, क्योंकि ये अपनी चुनावी रैलियों में ज्यादा मस्त मौला थे। चुनाव के बाद इन्हें सडनली ध्यान आ जाता है कि भैया वॉर की वजह से पूरे देश में बहुत हाल खराब है, बहुत हालात खराब है, और जनता पे ठीकरा फोड़ देते हैं, भाई तुम देख लो, मैं तो मेलोडी खिलाने इटली जा रहा हूं। अब रही बात महंगाई की, 1 जुलाई 2020 से अब तक 1 लाख से ऊपर MSME सेक्टर बंद हो चुका है।
इतना बेरोजगारी, जो एमएसएमई हमारे देश में 40 करोड़ से ज्यादा रोजगार देता है, आज वो लगातार उसकी कमर टूटी हुई है। और वॉर की वजह से नहीं, इसकी शुरुआत मोदी जी ने अपनी इम्प्रॉपर प्लानिंग नोटबंदी से शुरू कर दी थी, और जहां पे इन्होंने इम्प्रॉपर प्लानिंग जीएसटी की करी, जो देश पे आके रातों रात एक फैसला थोप दिया, उसकी वजह से लगातार आज भी अर्थव्यवस्था खड़ी नहीं हो पाई है। पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं, कोविड से पहले 2019 में 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा था। पिछले 7 साल से लगातार रुपया गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, 12% का डेप्रिसिएशन लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो जनधन योजना में अकाउंट खुले थे, वो ऑलमोस्ट हर चौथे अकाउंट में से एक अकाउंट आज की डेट में बंद है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो कार्यक्रम था, उसमें 10% से ज्यादा एनपीए बढ़ चुका है। पेट्रोल लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2014 में हम 414 रुपए पे कमर्शियल डोमेस्टिक सिलेंडर छोड़ के गए थे, आज वो 1000 पार कर चुका है। और लगभग ब्लैक में क्या हालत है, वो आपके न्यूज चैनल और पूरे देश ने देखा है, किस तरह गैस की मारामारी हो रही है। 121% की वृद्धि है, और कमर्शियल सिलेंडर में 154% की वृद्धि दर्ज हुई है। आम आदमी का इस टाइम पे जीना मुश्किल हो चुका है। मेरे को बताते हुए फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आप सड़कों पे देखिए, आप रोड पे जाके देखिए किस तरह स्टूडेंट्स हो, तो एक बात बताइए, आपकी सारी बातें सही है, अगर एक पार्टी मोदी जी ने कैसी बातें करे, एक पार्टी चुनाव चुनाव जीतती जा रही है, ज्यादातर राज्यों में चुनाव जीतती जा रही है, उसे तो ये लगेगा ही साहब जनता खुश है करके। भाई हमारे यहाँ तो हर चीज चुनावी जीत के हिसाब से देखी जाती है ना। सरकारों को लगता है साहब हमारी परफॉर्मेंस सही है, इसलिए जनता हमें चुन रही है, और हम लगातार जीत रहे हैं। जैसे मलूक नागर साहब ने कहा, वो 2014 में जीते, वो 2019 में जीते, वो 2024 में जीते, और स्टेट वाइज जीत रहे हैं। रमेश जी, 55 साल कांग्रेस पार्टी जीती है चुनाव। हम अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागे। हमने कभी नहीं ये बोला कि अगर हमारी कुछ कमियां रही हैं, हम चुनाव जीत रहे हैं तो हमसे प्रश्न मत करो। तो वो कह तो रहे कि आपके दौरान महंगाई जो थी वो डबल डिजिट में थी, हमने उसे सिंगल डिजिट में रखा है। या चुनाव किस तरह चोरी हो रहे हैं, एसआईआर पे भी हम लगातार। रमेश जी, कितने टाइम तो इनका खाता नहीं खुला। लगातार ये भाजपा समर्थित जो विचारधारा से समर्थित पार्टियां थी, भाजपा के गठन से पहले जो ये जनता दल होती थी, आरएसएस समर्थित विचारधाराओं की पार्टी थी, इनकी तो जमानतें जब्त होती थी। ठीक है, हमने फिर भी विपक्ष की आवाज को जिंदा रखा। प्रेम शुक्ला साहब, विपक्ष की आवाज को जो कुचलने का काम ये कर रहे हैं, इन्हें समझ जाना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, धराशायी विपक्ष नहीं होगा, धराशायी ये तानाशाही सरकार होगी। ओके ठीक है, कुशाग्र आपकी बात आ गई। प्रेम शुक्ला साहब, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कुशाग्र आपका पॉइंट आ गया, प्लीज अब आप, बस आपको मैंने काफी समय दिया, अभी ठीक है, अभी ठीक है। अरे मैं सब चीजें आपकी मानने को तैयार हूँ, आपका पॉलिटिकल अर्थमेटिक तो गड़बड़ाया हुआ है ना। ये सरकार को क्यों नहीं ओवर कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर, जो चुनाव पे चुनाव जीत रही है, और आप कह रहे हैं हम आम आदमी के मुद्दे उठा रहे हैं, आपको चुनाव हराए जा रहे हैं। एक रमेश जी 10 सेकंड, रमेश जी, बंगाल में जिस तरह इलेक्टोरल ऑफिसर जो होते थे, आज वो चीफ सेक्रेटरी बन जाते हैं। लगातार हम चुनाव आयोग से क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें इन प्रक्रियाओं पे कुछ डाउट है, हम आपको एविडेंस दे रहे हैं, उसकी जांच करा लीजिए। कल के दिन अर्थमेटिक चुनाव आयोग और भाजपा का काम है। कुशाग्र कल के दिन, मैं आ रहा हूं प्रेम शुक्ला साहब, एक मिनट। कुशाग्र कल के दिन, अब कल के दिन आपसे कोई कहने लग जाए कि साहब ये जो कर्नाटका है, केरल है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, पंजाब है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इन्होंने भी 2004 से 2024-25 में तकरीबन सबने मिलकर 1 लाख करोड़ कमाए हैं, पेट्रोल पे टैक्स लगा के, वैट लगा के। क्या ये वहां कमी करेंगे? क्या ये कम कर देंगे? और मनोहर पर्रिकर ने किया था साहब, इस देश में एक एग्जाम्पल सेट किया था मनोहर पर्रिकर सरकार ने, 12 रुपए पेट्रोल में खत्म कर दिए थे उन्होंने। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कोई भी सरकार ऐसा कर सकती है? मैं आपको जवाब देता हूं। रमेश जी, हमारी 4 जगह सरकार है, हमें प्रॉपर जीएसटी ये रिलीज करें, हमें प्रॉपर स्टेट फंड्स ये टाइमली रिलीज करें। मैं आपको एक बात बताता हूं, 43 लाख करोड़ पेट्रोलियम टैक्स से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से 12 साल में सरकार ने कमाया है। दे 20 से 30 हजार करोड़ की रियायत। ओके प्रेम शुक्ला साहब, अब आप जवाब दे दीजिए। ओके ठीक है, कुशाग्र आपकी बात आ गई। प्रेम शुक्ला साहब, ये जो आम आदमी के सामने जो चुनौतियां आई हैं, क्या आपके पास है इसके लिए कुछ दिमाग में ब्लूप्रिंट की? साहब अगर परिस्थितियां ऐसी रहती है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज और लंबे समय तक बंद रहता है, क्योंकि चलो एक बयान तो राहुल गांधी ने दिया, वो अपनी जगह है, उसको आपने कह दिया साहब कि ये बहुत गलत है,
लेकिन जो असली बात है वो तो यही है ना कि आम आदमी को राहत कैसे मिलेगी। आम आदमी को राहत दे रखा है। कांग्रेस की तरह लूट की सरकार नहीं है। कोई युद्ध ना होते हुए भी 154% जो है डीजल का भाव बढ़ा देना, ये लूट नहीं तो कहती। और उसके ऊपर से ऑयल बॉन्ड में 1.9 लाख करोड़ रुपए ऑयल बॉन्ड के ले लिए, जिस ऑयल बॉन्ड का कालांतर में हमको पेमेंट लगभग 3 लाख करोड़ रुपए करना पड़ा। ऑयल बॉन्ड निकाले थे इन्होंने और ऑयल बॉन्ड में एडवांस में पैसे उठा लिए और पेट्रोल और डीजल के भाव भी बढ़ा दिए। तो लूट इसको कहते हैं जी, कि 12 लाख करोड़ रुपए लूट के ननिहाल भेज दो, स्विट्जरलैंड भेज दो और उसके बाद जो है जनता पर बोझ डाल दो। तो जनता पर बोझ ना पड़े इसलिए आज भी हमारी जो है तेल वितरण कंपनियां जो हैं उनका घाटा बढ़ने के बावजूद न्यूनतम बोझ जो है वो डाला जा रहा है। अभी झूठ बोला जा रहा था आपके चैनल पे, 1250 रुपए का जो है एलपीजी का गैस का सिलेंडर, नॉन सब्सिडाइज्ड एलपीजी गैस सिलेंडर का रेट 2013-14 में 1250 रुपए थे। आज भी वो 1250 रुपए नहीं है। कोई युद्ध नहीं था, कोई युद्ध नहीं था, लेकिन इस देश में कुल 13 करोड़ जो है वो एलपीजी गैस सिलेंडर के कनेक्शन थे। आज जो 33-34 करोड़ हो गए हैं, 10 करोड़ लोगों को जो है एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं। तो इनके जमाने में, कांग्रेस के कार्यकाल में, तो शासन काल में एलपीजी गैस कनेक्शन के कूपन सांसद बांटता था। लूट मची हुई थी, ब्लैक में एलपीजी गैस का कनेक्शन मिलता था जी। सामान्य लोगों को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। बैंकों में खाता खुलवाने के लिए डर के मारे आम आदमी जा नहीं सकता था। जनधन खाते खोलकर 40 करोड़ नए खाते खोलकर जन जन तक को पहुंचाया। और कोविड काल में उसी के कारण जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने में हम सफल हुए। जिस तरह से शौचालयों का निर्माण हुआ, मैं आपको प्रेम शुक्ला साहब, बस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ, सारी बात की एक बात हुआ, ये सारा काम किसके प्रेम शुक्ला साहब, मैं आपको बताऊं, जब 23 मई 2014 जो थी कांग्रेसियों की, उसके कार्यकाल में नहीं हुआ जी। मलूक नागर साहब, आप बताइए, जब 23 मई 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली, मलूक नागर साहब, तब क्रूड ऑयल का एवरेज दाम क्या था? $108 प्रति बैरल। और तब जो दाम था वो 55 रुपए डीजल का दाम था प्रति लीटर। आज वही 91 रुपए है और $108 प्रति बैरल ही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अब सवाल उठेगा कि कौन ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहा है, कौन ज्यादा जनता की जेब से पैसा निकाल रहा है? मलूक नागर साहब, रमेश जी, मुझे एक आपसे सीधी सी बात एक करनी है कि जो आज का टॉपिक था, फिर वहीं आता हूं मैं। अगर मिक्स करेंगे सबको, 17वीं लोकसभा में 864 मुद्दे, ठीक है, सबसे ज्यादा मुद्दे उठाने का रिकॉर्ड मेरे नाम है। हाँ। पर मैं चाहता हूं एक टॉपिक पर है, 10 टॉपिक को इकट्ठे कर देंगे, कोई भी बात साफ नहीं हो पाती। ये टॉपिक जो है वो हमारे के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। की प्रवक्ता ने अभी कहा, नहीं वहीं पे आते हैं। मलूक नागर साहब, ये मत कहिए, आपकी आरएलडी ने हर सरकार में आनंद लिया है। आप यूपीए में भी रहे, आप समाजवादियों के साथ भी रहे, आप बीजेपी के साथ भी हैं, आपने तो हर घाट का पानी पिया है। आपसे बेहतर अनुभव किसको हो सकता है इस देश में? सारे टेलीविजन भी हर सरकार के साथ, हर सरकार के बारे में, हर सरकार की खिलाफत में, हर किसी के साथ ही आप लोग भी रहते हो। आपकी भी टीआरपी कहां से बढ़ेगी, वो जो टॉपिक है उस पर मैं कहना चाह रहा हूं। अखिलेश जी इतने समझदार नौजवान हैं, उनका भविष्य अच्छा है, पर उनकी प्रवक्ता अगर राहुल गांधी जी के गद्दार कहने का समर्थन करेंगे तो कहीं मेरे पास समय प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ओके, इन्होंने उसको भी कहा एक साथ। 10 सेकंड आपके पास है, मेरे पास समय समाप्त हो गया। 10 सेकंड, सॉरी, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। एक लाइन मेरे पास सर समय समाप्त हो गया। नागर साहब, मैं अगली बार आपको चर्चा कर लेंगे। सॉरी, जल्दी से 10 सेकंड का समय दीजिएगा प्लीज। शौर्या नागर साहब को मैं कहना चाहूंगी कि सर अखिलेश यादव जी के प्रति रमेश जी मेरे को जो संवेदनशीलता है, जो प्यार और मोहब्बत छलक रहा है,
मैं चाहूंगी कि वापस आप पार्टी में आ जाएं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सर यहाँ पे ये कोई मुद्दा नहीं है कि किसको हम डिफेंड कर रहे हैं, किसके स्टेटमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ जो आइडियोलॉजी चल रही है, यहाँ जो बात चल रही है कि किस तरीके से एक प्रेस के सामने अपने मुद्दे को रखने के बाद और प्रधानमंत्री हमारा देश हैं और पूरे देश को उनकी हालत पे छोड़ देते हैं। मेरे पास समय समाप्त हो गया। मैं माफी चाहूंगा, कुशाग्र में चाहता था समय, लेकिन लिटरली मेरे पास समय समाप्त हो गया। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस डिबेट पे आने के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं बीजेपी लगातार आक्रामक है राहुल गांधी के इस बयान पर। वक्त ब्रेक का है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।